नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज में और आपके साथ में हूं फरहा सदीकी। प्रशासनिक अफसर से राजनीति के मैदान में उतरने वाले श्याम सिंह यादव 2019 में पहली बार लोकसभा सांसद बने। उनका निशानेबाजी से गहरा नाता रहा है। वो 2008 में बीजिंग ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली नेशनल शूटिंग को कोचिंग भी दे चुके हैं और आज खुद हमारे साथ श्याम सिंह यादव जी मौजूद हैं। उनसे करते हैं खास बातचीत। श्याम सिंह यादव जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज़ में। थैंक यू, नमस्कार। श्याम सिंह जी, सबसे पहले हम बात करेंगे कोरोना संकट पर, जो आजकल देश में दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है और कम होने का नाम नहीं ले रहा। कितनी बड़ी चुनौती, कितना बड़ा संकट आप इसको मानते हैं? देखिए, सचमुच में कोरोना तो बहुत बड़ी चुनौती, बहुत बड़ा संकट है, जिसने देश को ही नहीं सारी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अब यह है कि जितना भी बड़ा हमारे पास छोटा संकट हो या बड़ा संकट हो, उससे सब लोगों को मिलकर निपटना ही है। तो ये जो शुरू में मेरा ऐसा मानना है कि जो लॉकडाउन 24 को डिक्लेयर किया गया, अगर ये पहले कर दिया गया होता, और ये बहुत बेसिक कॉमन सेंस की बात थी। आज हम सोचते हैं, आप सोचती हैं, बुद्धिजीवी सोचता है, इवन कॉमन मैन सोचता है। आप पूछ के देखिए, सारे लोग कहते हैं कि ये सरकार की बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ा ब्लंडर है। अगर 24 के पहले, मैं तो कहता हूँ 14-15 को ही लॉकडाउन और पहले ही कर दिए होते, और उसके भी पहले हफ्ते और 10 दिन का एक टाइम लोगों को दे दिया गया होता कि जो लेबरर्स हैं, जगह जगह राज्यों में हैं, अपने घर आना चाहते हैं, वो अपना टिकट बुक करा के बस से, ट्रेन से, या कुछ ऐसे भी लोग हैं जो प्लेन से आ सकते हैं, वो अपने अपने घरों को पहुंच जाते और बहुत आराम से पहुंच जाते हैं। उसमें सरकार को भी कुछ नहीं करना पड़ता और न तो कोई खर्च करना पड़ता है। आपने देखा कि सरकार की एक भूल से, एक गलती से केवल उन्हीं को कष्ट नहीं हुआ जो लेबरर्स हैं, कि बिना खाने के, बिना पानी के, भूख के, प्यासे, तपती धूप मरी में पैदल छाले पड़ रहे हैं, लोग मर रहे हैं, भूख से रास्ते में मर गए और एक्सीडेंट से मर गए, और कितनी तरह से लोग मर गए, कितनी जानें गई, कितनी बेहद उनको तकलीफ़ हुई। और हम लोगों को तो टीवी पर देख देख कर के आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन केवल एक आदमी, कुछ लोग तो नहीं कर सकते। ये सरकार को सोचना था और सरकार ने इस पर नहीं सोचा। ये बहुत बड़ा ब्लंडर था। अच्छा, उनके अलावा, जो लेबरर्स के अलावा, बाद में उनको दाना पानी पहुंचाने के लिए, उनको और फैसिलिटी मुहैया कराने के लिए सारे लोग कहीं न कहीं से लगे, चाहे वो किसी भी पार्टी के लोग हों, किसी भी वर्ग के, समाज के लोग हों, सब लोगों ने बढ़ के आगे आए, उनकी मदद करने की कोशिश की। तो ये सब सारी चीज़ें जो करनी पड़ी, नुकसान हुआ, वो सब एक सरकार की बहुत इमेच्योर और कहिए कि बहुत सडनली लॉकडाउन डिसीजन की वजह से हुआ। क्या ऐसा लगता है आपको, सडनली जो सरकार ने लॉकडाउन का कदम उठाया, लोग जहाँ थे वहीं के वहीं फंसे रह गए? तब तक कोरोना का इतना प्रकोप था नहीं हमारे देश में, तो क्या सरकार ऐसा भी कर सकती थी कि पहले लोगों के लिए जाने के इंतज़ाम करती, पहले लोगों से कहती कि अपने अपने घर पहुँच जाएँ, पहले घर पहुँचाया जाता लोगों को, उसके बाद लॉकडाउन का ऐलान किया जाता? यस, ऑफ कोर्स। देखिए, उतना प्रकोप नहीं था, लेकिन उनको एंटिसिपेट करना चाहिए था। ये बात एपिडेमियोलॉजिस्ट ने फोरकास्ट कर दी थी कि इसका प्रकोप आना है, सभी देशों में आना है, और ख़ास तौर से भारत तो नेबरिंग देश था, इसमें आना है। और हमारे पास लॉकडाउन का जो साधन था, केवल टू बाई सम मोर टाइम, कुछ समय और बढ़ाने का था। इसलिए हमारे पास लॉकडाउन के अलावा उस समय और कोई विकल्प नहीं था।
आप सभी जानते हैं कि हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत कम है, हमारे पास आइसोलेशन बेड बहुत कम है, और ये कहिए वेंटिलेटर वगैरह तो इवन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी नहीं है। एक से मुझे जान करके बड़ा ताज्जुब हुआ कि देश में जितने ज़िले हैं, बहुत ज़िलों में वेंटिलेटर ज़िला अस्पताल में भी नहीं है। तो अगर लॉकडाउन पहले करते तो ये जो आज इतने एक एडवांस स्टेज के बाद जो मजदूर आ रहा है, पॉजिटिव कोरोना लेके आ रहा है, उसकी संख्या में भी कमी होती और उनको तकलीफ भी नहीं होती। तो अब सरकार बार बार अपनी पीठ थपथपा रही है कि हमने वक्त रहते लॉकडाउन उठाया, वक्त रहते लॉकडाउन उठाया, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि सरकार ने जिस तरह से ये कदम उठाना चाहिए था उस तरह से नहीं उठाया, इसीलिए कोरोना के जो मामले थे वो बढ़े भी, और जो लोग थे प्रवासी मजदूरों की खासतौर से अगर हम बात करें, जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे, सबसे ज़्यादा उनको इसका खमियाजा भुगतना पड़ा। कहीं कहीं 100 किलोमीटर पैदल गए, भूख से उनकी मौत हो गई। पहले उनको देखना चाहिए था सरकार को। देखिए 2-2 किलोमीटर नहीं, आपने यहाँ हाँ यस, लेकिन बेचारे कई 100 किलोमीटर गए, और एक से एक कहानियाँ पढ़ते हैं तो उनकी हिम्मत को हम दाद देते हैं कि कोई साइकिल पर, कोई कैसे, और कितने लोग तो पैदल ही चले गए उस दिन। तो जाहिर है कि जो आपने कहा कि सरकार पीठ अपनी थपथपा रही है, सरकार के पास देखिए पूरा मीडिया तंत्र है, और आज हम नहीं कहते, हम आप पर छोड़ देते हैं और दर्शकों पर छोड़ देते हैं कि आज मीडिया तंत्र पे सरकार कितनी हावी है। तो सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, जो उसके लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि इतनी पब्लिक में इतनी क्रिटिसिज्म है उनके इस स्टेप को लेकर के, उनके मैनेजमेंट को लेकर के, उनके तमाम मतलब कैसे लेबरर्स को लाएं, उसमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। अलग अलग राज्य अलग अलग ढंग से, केंद्र अलग अलग ढंग से, देयर वाज नो कोऑर्डिनेशन एट ऑल। तो जितनी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुई, अगर सरकार उसी पर छोड़ दे तो सरकार तो समझो गई। तो इसलिए उस क्रिटिसिज्म को विन ओवर करने के लिए, कवर अप करने के लिए सरकार अपनी पीठ जानबूझ के थपथपवा रही है, लेकिन पब्लिक ये जानती अच्छी तरह से कि क्या हकीकत है और क्या कहा जा रहा है। तो ये कहने की कोशिश आपकी कि जो हकीकत है वो तो पब्लिक के सामने आ नहीं पा रही है, कुछ और ही आ रहा है, सरकार की कामयाबियां ही आ रही हैं सिर्फ। नहीं, पब्लिक के सामने, सबके सामने हकीकत सब लोग जान रहे आ रही हैं, क्योंकि हम समाज में बैठते हैं, हर तबके के लोगों से बात करते हैं। और मैं बता दूं, आज मैं इसको चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि हम केवल विरोधी दल होने की वजह से नहीं करें, इस बात को सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के लोग भी, जब हम आपस में बात करते हैं तो इस चीज़ को वो एडमिट करते हैं, लेकिन बाहर कहने में, मीडिया के सामने कहने में, उसको औपचारिक रूप से कहने में उनकी मजबूरी है, क्योंकि एक नहीं 100 ने कहा तो 100 कान पकड़ के तुरंत निकाल दिए जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ, ये उनकी मजबूरी है। फिर जो सत्ताधारी दल के साथ जो नेता जुड़ा है, जो उसका समर्थक जुड़ा है, जो तंत्र जुड़ा है, वो कहीं न कहीं से उसका लाभ ले रहा है। तो उसकी हाँ में हाँ मिलाना और उस सत्ता की वाहवाही करके उसको ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक उस सत्ता को चलाए रखना भी उनके हित में है, ऐसा वो लोग कर रहे हैं। आपने जिक्र किया कुछ बीजेपी के लोगों का, कुछ नेताओं का, जो आपस में आप लोग जब बात करते हैं, क्या नाम बताना चाहेंगे उनका? देखो, इसमें उनका इंडिविजुअल नाम बताना ठीक नहीं है, लेकिन आप खुद भी जब चैनल में किसी बीजेपी के नेता का इंटरव्यू न लेते समय नहीं, अलग से आप कैमरा कभी कैजुअली बात करें तो आप इस चीज़ को खुद समझ सकते हैं। इसमें कोई
दो राय नहीं है इसमें। जो मैं कह रहा हूँ बहुत सच्चाई है, लेकिन कैमरे के साथ सामने मैं कुछ जितने जितने लोगों से बात करता हूँ उनका नाम बताना उनके साथ थोड़ा विश्वासघात होगा, क्योंकि लोगों ने मुझे एक ट्रस्ट के साथ, एक विश्वास के साथ बताया, तो नाम बताना उचित नहीं होगा। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन मोदी जी का जो एक कदम था कि सांसद निधि 2 साल तक के लिए काट दी जाएगी, उसका तो आपने खूब समर्थन किया था, उसको लेकर तारीफ भी की थी और ये भी कहा था कि सिर्फ 2 साल का नहीं बल्कि पूरे 5 साल का भी अगर कट जाए तो वो भी कम रहेगा। नहीं, अब भी हम उस पर कायम हैं। देखिए, अगर ये तो अभी लॉकडाउन की बात हुई, कैसे हुआ, गलत कदम हुआ, ये अलग है, लेकिन कदम तो गलत हो गया, उसके सामने हमको निपटना है, उस समस्या से, उस बीमारी से, उस महामारी से, और निपटना है तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत होगी। और अगर पैसे की ज़रूरत से जनता का कल्याण हो सकता है, जनता की जान बच सकती है, तो हम तो अभी भी कायम हैं कि 2 साल के बजाय 5 साल का भी ले लें, ठीक है ना। लेकिन एट द सेम टाइम हमने बाद में ये भी देखा है, आप भी अखबारों में देख रही होंगी, कि उन्होंने पीएम रिलीफ फंड के अलावा एक अलग ही फंड पीएम केयर्स कर दिया, और जिसको आरटीआई से बाहर कर दिया। तो आरटीआई से बाहर करने का क्या तुक था, क्या लॉजिक था कि आरटीआई से बाहर करना? कि आरटीआई में तो यही होता है कि कोई बाद में पूछता कि आप भी ये जो लाखों करोड़ रुपया पीएम केयर्स में आया है, आपने कहाँ कहाँ खर्च किया है। इसके अलावा वो तो ये तो आरटीआई से ये नहीं आदेश देता उनको कि 1000 करोड़ रुपया यहाँ दे दो, इतना यहाँ दे दो, यही तो बताना था। तो इस चीज़ को न बताने में सरकार की क्या मंशा छिपी हुई है, जिससे मुझे संदेह, उसकी मंशा पर संदेह होता है। और क्यों होता है मैं आपको बताऊं कि गलत कदम तो वो उठा गए, लेकिन पैसा पीएम केयर्स फंड में या अन्य फंड में उन्होंने काफ़ी हज़ारों करोड़, लाखों करोड़ वो इकट्ठा कर रहे हैं। देखिए, तेल इतना सस्ता बिका कि अभी आप जानती होंगी कि निगेटिव में भी चला गया। निगेटिव का मतलब यह होता है कि उनके तेल वो निकालना बंद नहीं कर सकते, भले थोड़ा थोड़ा निकालते रहें, क्योंकि उनकी मजबूरी है। एक बार अगर उस प्रोसेस को बंद कर देंगे तो उसको फिर से शुरू करने में इतनी कॉस्ट लगती है कि इट इज़ एज गुड एज टू ड्रिल ए न्यू वेल फॉर ऑयल वेल। तो इसलिए उनकी मजबूरी है। दे डोंट हैव एनी स्टोरेज, दे आर फुल, ऑल स्टोरेज हैज़ बीन फुल। तो निगेटिव क्या है, वो कहते हैं कि तेल ले जाओ तो कुछ उल्टा पैसा मिलेगा, दैट इज द मतलब निगेटिव। तो इतना कम दाम तेल का हो गया, तब भी इन्होंने पेट्रोल डीजल सस्ता तो नहीं किए। वो हाँ, पैसा इकट्ठा हो रहा है, और आप समझिए कि लाखों लाखों करोड़ रुपया इकट्ठा हो रहा है। लेकिन मैं बहुत दूर की सोच रहा हूँ। जैसे जब 2019 का चुनाव आया था और ये मालूम था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन 2 दिन में नया जनरल इलेक्शन, नेक्स्ट जनरल इलेक्शन की घोषणा करने जा रहे हैं, अनाउंस करने जा रहे हैं, उसके कुछ दिन पहले ही पार्लियामेंट में उन्होंने पूरे गरीबों के लिए, किसानों के लिए, जो मतलब उनके लिए 6,000 रुपया एनुअल देने की घोषणा कर दी। बहुत अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि गरीब बेचारे इतने गरीब हैं कि 6,000 क्या, उनको तो 60,000 दें, उनको तो 6 लाख मिले। एक बार उतना पैसा मिले तो जो जैसे झुग्गी उग्गी में रह रहे हैं, वो पन्नी उन्नी से अपना घर बनाते हैं, कितना जोड़ तोड़ करके। गरीब आदमी लोग, हवा आती है उड़ जाता है, पानी बरस आता है जब गरजता है, तो कभी हम पक्के घर में बैठते हैं, हम सोचते हैं कि वे कैसे रहते होंगे, सिहर जाते होंगे केवल मात्र गर्जना से बादल की। और जब पानी बरसता है, उनके घर डूब जाते हैं, तब तो उनकी दुख की कोई इंतहा ही नहीं है। तो मैं तो समझता हूँ कि कम से कम मोदी, आज मैं चैनल में पहले कह रहा हूँ कि मोदी साहब कुछ ऐसा कदम उठावें कि गरीबों अमीरों के बीच में जो खाई बढ़ती जा रही है वो कम हो। एक ऑक्सफैम की रिपोर्ट के हिसाब से जब से मोदी साहब ने सत्ता संभाली है,
जब से क्या, जब से कांग्रेस भी रही है, गरीबों और अमीरों की आर्थिक स्थिति में, उनकी फाइनेंशियल पावर में लगातार गैप, खाई बढ़ती जा रही है, और वो अब ज़्यादा ही हो रही है मोदी साहब के समय। तो एक तो इसको कम करें, और एक बार कहीं से, चाहे कारपोरेट हों, चाहे बड़े बड़े घराने हों, चाहे जो कुछ भी हों, दिन रात तो ऑर्डिनेंस वो करते हैं, पास करते हैं कि अभी आज दिन को तय हो गया दोपहर में कि क्या ये ऐसा ऑर्डिनेंस पास कर दिया जाए तो क्या ठीक रहेगा, और एकदम सडनली उसको ऑर्डिनेंस पास कर देते हैं। तो एक ऐसा ऑर्डिनेंस क्यों नहीं पास कर देते कि तमाम बड़े बड़े लोगों के, जो धनाढ़ लोग हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे कारपोरेट हो, और चाहे हम हों, चाहे आप हों, एक फिक्स सम जैसे एक तय कर लें कि जिसकी पूरी असेट 5 करोड़ से ऊपर हो, 10 करोड़ से ऊपर हो, इतने से ऊपर हो, और सबका कुछ परसेंटेज ऑर्डिनेंस पास कर दें कि लेकर के, और सारे गरीब, सारे झोपड़ी वाले हिंदुस्तान के, उनको एक छोटा सा 2-2 कमरे का कम से कम घर मुहैया करा दें। क्यों, ये नहीं, ये मेरा आइडिया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कई दिनों से सोच रहा था कि इस आवाज़ को क्यों नहीं, ये स्वच्छ भारत, सफाई करो और ये करो और ये करो, इन सब से तमाम अच्छा है कि जनता जो है, और गरीब जनता मोदी साहब को सदियों सदियों याद करेगी कि एक नेता आया था जिसने ऐसा किया। ये मेरा सजेशन है। और क्यों नहीं ऐसा कर देते, सबके उससे जो जमा राशि है या जमा वो कोई भी चीज़ है, उससे 10% कट करके, और देखिए कि 10% में तमाम जितने लोगों के घर नहीं हैं पूरे देश में, जो आंकड़ा है, सबको एक घर मुहैया हो जाएगा। श्याम जी, जाहिर सी बात है, बहुत अच्छी बात आपने ये कही कि पहले उन लोगों को जिनके सरों पर छत नहीं है, घर मुहैया कराए, जो याद भी रखेंगे मोदी जी को। लेकिन हमेशा सरकार पर यह आरोप लगते रहे हैं कि अमीरों को सरकार की जो योजनाएं हैं उनका ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, गरीबों के लिए, जिनके लिए बनती हैं योजनाएं, उन तक पहुंच नहीं पाती हैं वो। क्या आपको भी यही लगता है? इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? मैं तो जब से देखने लगा हूँ यहाँ आकर के, तो मुझे लगता है कि इसमें 100% सच है। जो भी योजनाएं बनती हैं, जैसे इंश्योरेंस की योजना बनी, किसी इंश्योरेंस कंपनी को दे दिया गया, चाहे किसानों का जितना पैसा प्रीमियम, थोड़ा थोड़ा प्रीमियम के तौर पर देखिए, इतने पैसा इकट्ठा हो जाता है, और उनको कितना क्लेम देते हैं, वो तो हज़ारों करोड़ रुपया मार के चल देते हैं इंश्योरेंस वाले। तो और भी जो चीज़ें हैं, अभी मैं देख रहा था कि 68,000 करोड़ रुपीज़ इन्होंने, जो कहते हैं ना वो नॉन परफॉर्मिंग असेट हो गया, वे लोन जो रिटर्न नहीं कर पाए बैंक को, उसमें माफ़ कर दिया। और उस लोन माफ़ी में इस खानदान का भी नाम है, अंबानी खानदान का भी नाम है, और एक अंबानी के साथ साथ आजकल बहुत बड़ा नाम चल रहा है सन 2014 से, अडानी कारपोरेट, उसका भी नाम है। और तो और इस जो मल्या जो भगोड़ा है, जो वहाँ यूके में है, उसका भी कुछ है, मतलब वो माफ़ करने में। और सरकार लगातार इन्हीं सब चीज़ों से आरटीआई को कमज़ोर करना चाहती है, क्योंकि सरकार कुछ साफ साफ बताना नहीं चाहती है। और ताज्जुब की बात मुझे है, मैं अभी अखबार में पढ़ रहा था, किसी ने एक आरटीआई में एक सवाल दिया था कि इस गवर्नमेंट में अभी तक, केवल उसने इतना पूछा था कि किस किस मिनिस्टर के खिलाफ क्या क्या करप्शन की शिकायतें आई हैं। तो गवर्नमेंट से जवाब आया कि वी डोंट मेंटेन एनी सच काइंड ऑफ रिकॉर्ड। तो जब आप इस तरह की रिकॉर्डें मेंटेन नहीं करेंगे, जब आप किसी की करप्शन की शिकायत की जांच ही नहीं करेंगे, तो कैसे जनता जानेगी आपके बारे में कि आपने क्या किया। आप तो करप्शन के एक्यूज़ कर रहे हैं, करप्शन के आरोप औरों पर लगा रहे हैं, और ख़ास तौर से कांग्रेस से पे लगा रहे हैं। तो आपको भी
चांस देना चाहिए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को कि अगर कोई विरोधी दल, कोई जनता की तरफ से कुछ मांग आती है कि इतने पचासों जगह करप्शन की बात इस गवर्नमेंट में भी आई, लेकिन एक जांच करवा लो। मेरा तो कहना है कि आपको भी एक जांच करवा के पब्लिक को दिखाना चाहिए, चलो हम अपनी जांच खुद ही तैयार हैं करने के लिए। जैसे अभी आपको बताएं कि आए दिन बात विवाद पर, किसी न बात पर जो भी अपोज करता है, थोड़ा ऐसी बात कह देता है कि जिससे तिल मिला जाते हैं, मिर्ची लग जाती है, तो उसके पीछे अपना ईडी, सीबीआई इस तरह की एजेंसियों को छोड़ देते हैं, परेशान करते हैं। तो जब ये बात आती है अखबारों में कि आप इनको बेवजह पॉलिटिकल उसकी वजह से, कारणों से इनको परेशान कर रहे हैं, तो कहते हैं नहीं नहीं, वो तो पाया गया है, जांच हो रही है, अगर जांच में साफ निकलेंगे तो छूट जाएंगे। तो उसी तरह से जो राफेल मामला था आजकल ठंडा हो गया है, तो ये मांग उठी थी ना कि आप जांच करवा दीजिए, तो क्या फ़र्क पड़ता था अगर आप मतलब सही हैं तो एक ही जांच करवा देते हैं। अच्छा, फिर ये भी मांग उठी थी कि जेपीसी की मांग किया जाए, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग किया जाए, तो आपने उसको भी नहीं माना। अगर सही थे, सब कुछ दूध का धुला हुआ था, तो कम से कम सरकार को चाहिए थी, आओ भाई जांच कर दो, सारे कागज़ पत्तर दिखा दें और देखो कि हम जो कह रहे हैं वही सही है। तो जांच न किया जाना, उससे इनकार करना, उससे दूर भागना थोड़ा संदेह प्रकट करता है, डाउट क्रिएट करता है। श्याम जी, इस तरह की तो बहुत सारी बातें हैं जिन पर बहुत लंबी बातचीत, बहस हो सकती है। हम कोरोना की बात कर रहे थे जो इस वक्त देश भर में संकट चल रहा है। अब आपको क्या लगता है, जब अब इतनी तेज़ी के साथ इसके मामले बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, तो कैसे इस पर लगाम लगाई जा सकती है, कैसे निपटा जाए, कैसे पार पाया जाए इस चुनौती से? देखिए, लॉकडाउन तो एकदम से इसके लिए खोल देना चाहिए और इसके लिए जनता में अवेयरनेस ही क्रिएट करनी चाहिए कि इस पर जनता जिसके लिए वो भुगत रही है वही जिम्मेदार है और उसी को इसको कम से कम करने की, मिनिमाइज़ करने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, अगर हम लोग इसके नियमों का सही पालन करेंगे कि थोड़ा दूर दूर रहेंगे, थोड़ा मतलब मास्क लगाए रखेंगे, जैसे हम लोग तो हैं थोड़ा दूर हैं, वैसे मैं भूल गया, तो हमारा यही मास्क है, गमछा ही मास्क है हम लोगों का, गांव के आदमियों का गमछा ही मास्क है। तो इससे काफ़ी हद तक हमको, और इस तरह की हाइजीन भी मेंटेन रखेंगे तो हमको काफ़ी हद तक इस पर सफलता मिलेगी। और ऐसी बात है, हिंदुस्तान में तो मैं देख रहा हूँ कि जो कैजुअलिटी रेट है वो केवल 2.49 है, मतलब परसों तक के मैं अखबार में पढ़ा था 2.49, बहुत अच्छी बात है। हिंदुस्तान का आदमी में बहुत रेजिस्टेंस है और लगता है बहुत इम्यूनिटी है। रिकवरी रेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है हमारा। रिकवरी रेट इज़ 48 पॉइंट समथिंग, मोर देन दैट। तो बल्कि अमेरिका वाले तो बहुत मरे जा रहे हैं और तो सबसे ज़्यादा प्रभावित देश ही अमेरिका इस वक्त। तो हिंदुस्तान का आदमी इस मामले में बहुत मजबूत है और हमारी तरफ एक गांव में एक वर्ड कहते हैं चीमट है, बहुत मजबूत है और बहुत सख्त है और मुझे उम्मीद है कि हिंदुस्तान इसका मुकाबला कर लेगा। श्याम जी, आपने अपने गांव का जिक्र किया, जौनपुर से आप आते हैं जहां से आप सांसद हैं, तो वहां पर क्या क्या किया गया आपकी तरफ से इससे निपटने के लिए, अस्पतालों के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो मरीज़ वहां पर पहुंचे उन्हें सहूलियतें मिले, इससे वो निपट सके? क्या किया आपने? देखिए, अस्पताल के लिए तो मैंने अपनी तरफ से नहीं, अपने एमपी लैंड फंड से पैसा दे दिया कि वेंटिलेटर, मास्क और कई तरह की मशीनें आवें। उसमें तो मेरा पर्सनल कोई योगदान नहीं रहा, लेकिन मैंने उसको दे दिया। अब तो खैर एमपी लैंड खाता ही सीज कर दिया है उन्होंने, अच्छा हुआ कि पहले दे दिया गया। लेकिन जहाँ तक जो
लोग थे, दिहाड़ी के मजदूर थे, गरीब थे, खोमचा वाले थे, जिनके पास खाने का रिजर्व नहीं था, कुछ ही दिन में उनके खाने ख़त्म हो गए। तो मैंने जो अपनी मेरी औकात थी उसकी को देखते हुए मैंने अपने घर से एक फूड पैकेट्स बनवा के 250, 300 कभी एक एरिया में, कभी दूसरे एरिया में, कभी रोज़ रोज़ मतलब ये कर रहा था। इसके अलावा मैंने ज़्यादा काम ये किया कि हमको काफ़ी जगह से फ़ोन आते थे, जैसे बॉम्बे से आते थे, चंडीगढ़ से आते थे, सूरत से आते थे, और कि उनके पास पैसा नहीं है खाने का। तो कुछ लोगों को जिनके इस तरह से जो पौधे, मैं बहुत थोड़ा थोड़ा अमाउंट 1000, 2000, 1000 कितनी, वही उतने ही हमारी ट्रांसफ़र करने की सामर्थ्य थी, क्योंकि उतने में ही वो लाखों रुपए अपने पेंशन के खर्च हो गए। हमारी कोई और मैडम एडिशनल इनकम नहीं है। मैं ऐसा एमपी नहीं हूँ कि जिसके पास 1,00,000, 2,00,000 भी पर मंथ किसी इंडस्ट्री फैक्ट्री किराए से कुछ आवे। एक बार चुनाव तो मैं किसी तरह दोस्तों के सहारे और लोगों के सहारे लड़ गया। उसके बाद आई एम सिंपली पेंशनर। जी, क्योंकि कई ओहदों पे रह चुके हैं आप, प्रशासनिक अधिकारी आप रह चुके हैं, बहुत सारे चीज़ों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, और अब तो पहली बार आपने इलेक्शन लड़ा। ज़रा उसका एक्सपीरियंस बताइए, कैसा लग रहा है, आप सांसद बन गए? देखिए, मुझे ये ख्वाहिश थी मेरी होने की, और ख्वाहिश ऊपर वाले ने पूरी की, और इस ख्वाहिश को पूरी करने में सबसे ज़्यादा तो जौनपुर की जनता, जिसने मुझे वोट दे करके भारत की सबसे ऊंची पंचायत में भेजा, उसका ही हाथ है, उसकी ही दुआ है, और उसी की शुभकामनाएं हैं मेरे साथ। तो मैं अपने जौनपुर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इसके लिए कि उसी वजह से मैं पहुँचा, और जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया, नहीं जान पाए, उनको भी मेरा धन्यवाद है। इसके अलावा मेरे दोस्तों का भी इसमें काफ़ी, क्योंकि एक समय ऐसा आया जब लगा कि चुनाव के बीच में ही पैसे की कमी की वजह से मुझे छोड़ देना पड़ेगा, नहीं हो पा रहा था, तो मैंने एक अपील किया। तो हमारे साथी दोस्तों ने थोड़ा थोड़ा करके ऑल ओवर इंडिया से पैसा भेजा, तो मैं उनके पैसे से ही चुनाव लड़ पाया। तो मेंबर पार्लियामेंट होने के बाद मैंने जितना समझा था कि उसको निभाना दिक्कत है, लेकिन महसूस किया कि उससे भी ज़्यादा दिक्कत है। लेकिन मज़ा आता है लोगों की दिक्कतों को दूर करने में। अभी हमारे यहाँ दूसरे तरह का समाज है। अभी उच्च नीच वर्ग में जैसे होता है ना, वो बंटा हुआ है। जो बातें हम पहले किताबों में पढ़ते रहते थे, सुनते रहते थे, वो आज हम रोज़ देखते हैं। ज़बरदस्त लोग नीचे के लोगों को बात बात पर अकारण गाली देते हैं, मारते हैं, और उनकी एफआईआर भी नहीं होती है। तो इन सब चीज़ों को कुछ उनकी प्रति ज्यादती न हो, मैं अपनी छोटी सी कोशिश करता हूँ कि उनको कुछ सुकून मिले मुझसे। श्याम जी, हमारे पास थोड़ा वक्त की कमी है। जनसत्य न्यूज़ के माध्यम से देश की जनता को ऐसे हालात में, जब कोरोना संकट चल रहा है, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम सारी जनता से कहना चाहेंगे कि कोरोना से घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका दृढ़तापूर्वक और मजबूती से मुकाबला करें। अपने हाइजीन को, स्वच्छता को मेंटेन करें, और अपने को ढक करके रखें मास्क से, और दूसरों को भी बचाने की कोशिश करें। और इस संकट की घड़ी में सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जो जहाँ है उसके आसपास अगर कोई गरीब है, भूखा है, तो वे उसकी मदद करें। सबसे बड़ी चीज़ देखिए यह है कि अगर पॉकेट में, जैसे छोटे छोटे पॉकेट हैं, गांव हैं, शहर के मोहल्ले हैं, अगर सब लोग, वहीं के लोग मिल कर के अपने अपने लोगों की परवाह कर लें, तो न तो गवर्नमेंट की ज़रूरत ही नहीं है इसमें। और
ऐसा नहीं कि हमारे और लोगों के पास इतने गए गुजरे हैं कि वो अपने पॉकेट में, अपने समीप में 10-20-100-200 लोगों को नहीं खिला सकते। ऐसा भी नहीं बनना। पैसे की भी कमी नहीं है और धन उसकी भी कमी नहीं है, अन्न की भी कमी नहीं है। मैंने कहा ना, केवल खाई बड़ी है। कुछ लोगों के पास बहुत कुछ है, तो मेरा उनसे जो हैब्स हैं, जिनके पास ज़्यादा धन है, अन्न है, उनसे ये गुजारिश है हाथ जोड़ करके, ऐसे में वे गरीबों की, मजबूरों की भी सहायता करें, उनकी भी खबर लें। चलिए श्याम जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो श्याम जी हमारे साथ थे, जिनसे हमने ख़ास बातचीत की देश के कई मुद्दों को लेकर, ख़ास तौर से इस वक्त जो कोरोना संकट चल रहा है उस मुद्दे पर हमने उनसे ख़ास बातचीत की। सुना आपने उन्होंने क्या कुछ कहा, और मोदी सरकार को सुझाव भी वो देते नज़र आए कि जो सुझाव उनके हैं अगर सरकार उस पर अमल कर ले तो जो देश के गरीब लोग हैं उनकी भी परेशानी कुछ कम हो सकती है। फ़िलहाल मेरे साथ इतना ही। जनसत्य न्यूज़ के और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। नमस्कार।